वाई इज हाइड्रोजन प्लेस सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन को अलग से क्यों रखा है पीरियोडिक टेबल में? देखो ये पीरियोडिक टेबल है, तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आपने देखे होंगे जिसमें हाइड्रोजन जो है बीच में रखी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ रखा होता है हाइड्रोजन को, यहाँ नहीं रखा होता, यहाँ रखा होता है। ठीक है, तो क्योंकि ना हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना या फिर ग्रुप 17 में रखना, दोनों जगह रखना जस्टिफाइड नहीं है। तो वो क्यों नहीं है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोजन को सेपरेटली रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, उसको किसी ग्रुप में नहीं रखा जाता। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में रख देते हैं, लेकिन बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में उसको कहीं नहीं रखते, अलग से रखते हैं बस हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसा क्यों है देखो। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद एल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ मिलता है क्योंकि ये 4-5 पॉइंट है, उसके कारण। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ये ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन इन सब के साथ मिलता है कुछ प्रॉपर्टीज में। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Valence shell electronic configuration as well as alkali metals is NS1। वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स की क्या है? NS1 है। देखो, लिथियम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो ये पीरियड 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था ना। ये फर्स्ट पीरियड और ये एस ब्लॉक है। ये दोनों कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक है ना, दोनों ग्रुप्स एस ब्लॉक में आते हैं। ये एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, पीरियड 1 है तो 1s1। ये सेकंड पीरियड है तो 2s1, ये 3s1 सिखाया था ना ऐसे। पोटाशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1, फ्रेंशियम की 7s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबकी s1 है, हाइड्रोजन की भी और बाकी एल्कली मेटल्स के सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है s1। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयंस। देखो कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है? ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। अब यहाँ देखो, अगर हम फुल कॉन्फ़िगरेशन पूरा देखते हैं पीरियोडिक टेबल, देखो अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? इसके पहले जो नोबल गैस आती है उसके रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, नियॉन 10 एंड 3s1। क्लियर है ना ये बात? ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो Na क्या हो जाएगा? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3s1 वाला। तो वो क्या बन जाएगा? माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, बन गया नियॉन 10, नोबल गैस बन गया ना। तो नोबल गैस तो वो अटेन करना चाहते थे, तभी तो रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही सारे के सारे अगर ये सारे के सारे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो नोबल गैस बन जाएंगे। तो एल्कली मेटल्स तो जब रिएक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जैसे सीजियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? उसका, जीनॉन का। रुबिडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका कॉन्फ़िगरेशन किसका बन जाएगा? क्रिप्टन का। समझ में आई बात है? तो एल्कली मेटल्स हमेशा यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन भी बनाता है यूनी पॉजिटिव आयन। हालांकि हाइड्रोजन जब लूज करता है तो वो नोबल गैस नहीं बनता, उसके पास तो सारा कुछ खत्म ही हो जाता है। हाइड्रोजन के पास होता क्या है? 1 1। इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो खत्म। ऐसे है ना। सॉरी सॉरी, ये न्यूट्रॉन नहीं होता इसके पास। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचेगा बस। तो H प्लस कुछ नहीं होता, एक प्रोटॉन ही होता है। ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि H प्लस लूज करके नोबल गैस बन गया। पर हाँ, H प्लस मतलब वो लूज करता है एक आयन, जैसे एल्कली मेटल करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी लूज करता है।
समझ में आई बात? फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयंस इन मैनी कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन यूनिपॉजिटिव आयन कब बनाता है? नॉन मेटल्स के साथ, क्योंकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो हाइड्रोजन को देना पड़ता है। तो नॉन मेटल्स के साथ जब वो कंपाउंड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों ही यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? HCl और NaCl। समझ में आई बात है? HCl में क्या है? H पॉजिटिव और Cl माइनस है। NaCl में कौन है? Na पॉजिटिव और Cl माइनस, यूनिपॉजिटिव आयन हो। क्लियर है? अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स। अल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी कंबाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर। हेलोजन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं हेलोजन? बता। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन्स बोलते हैं, ग्रुप 17। तो ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन्स के साथ और सल्फर के साथ हाइड्रोजन और एल्कली मेटल रिएक्ट करके सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। देखो, हाइड्रोजन का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा, ऐसे सोडियम Na2O। हेलाइड HCl NaCl, सिमिलर कंपाउंड हो गया ना। सल्फाइड H2S Na2S, सिमिलर कंपाउंड हो गया ना। क्लियर है? तो सिमिलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स। अगला, एक सेकेंड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है? Na++ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो एल्कली मेटल तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड, वो किस किस को रिड्यूस करता है देखने वाली बात है। ओके, हाइड्रोजन हर किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बोलोगे अगर आपकी सोडियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे हाइड्रोजन, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो कुछ कुछ को रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन, सबको नहीं करेगा। किसको करेगा देखते हैं। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। किसको? विच आर लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके, तो देखो जैसे कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? किन किन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन? जो आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं उनको रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया? कॉपर। ओके, तो ये 4 पॉइंट थे जिससे हमको ये पता चलता है कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। इस लॉजिक के बेस पे आप कह सकते हो कि ठीक है, आप उसको ग्रुप 1 में रख दीजिए, पर अभी कहानी बाकी है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद हैलोजन्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स जो हम नीचे पॉइंट डिस्कस करेंगे, उनके बेसिस पे हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ मिलता जुलता है। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ मिलता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो, अगर मैं हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगी बताओ? हाइड्रोजन से अगला एलिमेंट कौन है? नेक्स्ट एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन से? एटॉमिक नंबर एक आगे, हीलियम। तो अगर हाइड्रोजन को एक, हाइड्रोजन 1s1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो 1s2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम बन जाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नियॉन बन जाएगा। क्लोरीन को एक दे दोगे तो आर्गन बन जाएगा। ब्रोमीन को एक दे दोगे तो क्रिप्टन बन जाएगा। है कि नहीं? मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन को भी अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ग्रुप 17 के साथ भी मेल खाता है वो। ग्रुप 1 के साथ भी खाता है, 17 के साथ भी खा रहा था। ठीक है ना? ग्रुप 1 की उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, ग्रुप 17 के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नोबल गैस बन रहा है। हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजेंस नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अगला पॉइंट,
फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा हाइड्रोजन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए इन मैनी कंपाउंड्स विद मेटल्स, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं। तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो उसको गेन करना पड़ेगा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के साथ इन मैनी कंपाउंड्स विद मेटल्स, हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। देखो Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, NaH में क्या है, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H नेगेटिव और Cl नेगेटिव तो सेम सेम हो गए ना, सोडियम प्लस के साथ H रिएक्ट करके H माइनस बन रहा है, मतलब समझ में आई बात, यूनी नेगेटिव आयन बनते हैं मेटल्स के साथ। नहीं समझ में आई तुमको बात है? यूनी नेगेटिव मतलब, यूनी मतलब वन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज वाला। देखो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बताओ, अभी तो हमने देखा ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बन के नियॉन बन जाता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक चाहिए था, तो वो अगला नोबल गैस बन जाता ना। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H माइनस बन जाता है, तो ये बन गया Na पॉजिटिव H नेगेटिव, ये कंपाउंड बन गया NaH। समझ में आई बात? ऐसे ही NaCl देखो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो वो Cl माइनस बन के आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है उसको। सोडियम को एक लूज करके नियॉन बन रहा है वो, तो सोडियम एक लूज कर देगा, क्लोरीन एक गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl माइनस। नहीं समझ में आई बात है? तो इसी तरह से यूनी नेगेटिव आयन बनाता है हाइड्रोजन भी और ग्रुप 17 का एलिमेंट्स भी, किसके साथ, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अगला, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन और हैलोजन ये कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स के साथ, हाइड्राइड बनाते हैं और बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन सिमिलर है ग्रुप 17 का और हाइड्रोजन का, जैसे CH4 हो गया, ऐसे CCl4 भी होता है, सिमिलर हो गया ना। SiH4 और SiCl4 देखो, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन सिमिलर से है ना, NaH और NaCl, तो सिमिलर कंपाउंड बनाते हैं ग्रुप 17 के, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन सिमिलर कंपाउंड्स बनाते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ओके, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, टू लिखा है ना, दो है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन के कितने एटम है, टू। तो इन सब की एटॉमिसिटी 2 है, जितने मैंने यहाँ लिखे हैं। हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी दोनों ही क्या फॉर्म करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है बात है? अगला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है पहले वो समझते हैं। हाइड्रोजन का अगर मैं एटम बनाऊं, एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास फर्स्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन होता है। क्लोरीन का बनाते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो इसका कैसे बनेगा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। तो सेकंड शेल ये है ना 2s2 2p5, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आइसोलेटेड एटम में, आइसोलेटेड एटम में मतलब वो एटम अकेला होना चाहिए, वो ग्रुप में नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड एटम में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से इजेक्ट करके बहुत दूर ले जाना, इसको यहाँ से उखाड़ना, मतलब न्यूक्लियस की पुल, ये न्यूक्लियस की पुल से दूर ले जाओ, इसको यहाँ उखाड़ दो इसको। यहाँ इस प्रोसेस को करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आई बात? ऐसे जैसे फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसको यहाँ से उखाड़ के न्यूक्लियस से बहुत दूर ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए। इस प्रोसेस को करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ओके, हाइड्रोजन की कितनी है, 1312 किलो जूल पर मोल, 1680 किलो जूल पर मोल,
1256 किलो जूल पर मोल, मतलब हाई है। हैलोजेंस की भी हाई है और हाइड्रोजन की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत हाई है। क्लियर बात है। फ्लोरीन की याद रख लो बस, 1680 फ्लोरीन की याद रख लो सिर्फ। ओके, अगला देखो। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस करे, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आप कह सकते हो, और एटॉमिसिटी 5, इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन ग्रुप 17 के साथ मेल खाता है, तो ग्रुप 17 में रख दो फिर उसको। अभी और भी है कहानी, देखो। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में मेल नहीं खाती, डिफरेंस है। ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में डिफरेंस है? ये प्रॉपर्टीज हैं, देखो। पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस है। देखो, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत हाई है, लेकिन जो ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। क्यों? क्योंकि उनको तो रिएक्ट करके नोबल गैस बन जाना है। फिर से सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम रिएक्ट करके क्या बनता है? Na+ और इलेक्ट्रॉन। Na+ तो स्टेबल है ना, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना Na+ की। इसलिए सोडियम क्या करेगा? आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब उतनी रेजिस्टेंस नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है एल्कली मेटल्स की, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस को अटेन कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन तो गैस है कि नहीं? तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल क्या होते हैं? उन लस्टरस होते हैं, वो मेटल सॉलिड होते हैं, चमकते हैं, लस्टरस होते हैं, ये सब होता है ना मेटल की प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन तो गैस है, लस्टरस कहाँ से हो जाएगा? समझ में यही बात है। लस्टरस मतलब चमकना। रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स, एल्कली मेटल्स क्या हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। पर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। कहाँ सिमिलैरिटी हो गई भाई? बहुत डिफरेंस है। अगला, आयोनिक रेडियस, देखो ये आयोनिक रेडियस है। साइज ऑफ H+ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनी पॉजिटिव आयंस ऑफ एल्कली मेटल्स। हमने बोला था कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों ही यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। उनके साइज में डिफरेंस देखो। देखो ये H+ का साइज कितना है? 0.0015 पिकोमीटर। लिथियम प्लस का 76 पिकोमीटर, मतलब ये बहुत ज्यादा कम है कि नहीं? तो इससे क्या होता है ना, अब देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज इतने से रीजन में प्रेजेंट है, केस 1, केस 2, इतना बड़ा रीजन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी बताओ? केस 1 या केस 2? केस 1 में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी ना, यहाँ डेंसिटी, हाँ तुम सुनो, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा होगी यहाँ पे। चार्ज डेंसिटी बात कर रहा हूँ, मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, कहीं और ही बात ले जाते हैं, ठीक है ना? तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है ना, इसके आसपास कुछ भी अगर नेगेटिव चार्ज, कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके आसपास अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा। नहीं समझ में आ रही बात है? ये जो केस 1 है, इसके आसपास कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए H+ कभी भी अकेला फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आसपास कुछ तो मॉलिक्यूल रहेंगे उनको पकड़ लेगा ये जाके। जैसे हम कभी भी H+ नहीं लिखते, हम लिखते हैं H3O+। क्यों? क्योंकि H+ वाटर के साथ कंबाइन कर देता है, क्या बन जाता है? H3O+। क्योंकि वाटर के पास कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ये इसको दे देता है, ये खींच लेता है उसका। ओके, एक्चुअली ना H+ 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब बार बार वो हम दिखाते नहीं है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन वो 4 के साथ रहता है। छोटा है ना बहुत, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो H+ कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एसोसिएटेड रहता है बाकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये 3 पॉइंट डिफरेंस हो गए। कौन सा? आयनिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फिर हम ग्रुप 1 में नहीं रख सकते फिर, अगर 3 पॉइंट डिफरेंस है तो। फिर क्या है? 17 के साथ भी कुछ डिफरेंस है। फॉलोइंग आर डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। कौन से? रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है, हैलोजेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी में अंतर है।
अगला, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो हैलोजन के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे मैंने कल कराया था ना, HClO4, ये Cl2O7 से बनता है, ये एसिड था, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड पता है किससे बनता है? Cl2O7 से बनता है। Cl2O7 को पानी में डाल दो, ये बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो ऑक्साइड होते हैं हैलोजन्स के, वो एसिडिक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड कौन है? पानी। पानी तो एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल होता है। तो फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड में फर्क आ गया। तो बिकॉज हाइड्रोजन हैज रिजेम्बलेंस एज वेल एज डिफरेंस विद एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन रिजेम्बलेंस मतलब मिलता है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ भी मिलता है, उसके साथ डिफरेंस भी है, और वो हैलोजन्स के साथ भी मिलता है और डिफरेंस भी है। तो कहीं ही रख सकते हो उसको, फिर सेपरेटली रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में।